नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज बादलपुर व्याख्यान की अपनी श्रृंखला में पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पूर्व के व्याख्यान में हम सभी ने ये विमर्श किया कि वो कौन कौन सी संस्तुतियां थीं, वो कौन कौन से सुझाव थे जो कोठारी आयोग ने भारत सरकार के समक्ष रखे, और विशेषकर हमारे विमर्श का केंद्र था शिक्षक शिक्षा, अर्थात वो कौन कौन से सुझाव थे जो कि शिक्षक शिक्षा के उन्नयन के संदर्भ में भारत सरकार के समक्ष रखे गए थे। हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा पहले के अपने व्याख्यान में कर चुके थे। इस व्याख्यान में जो विशेषकर उन शेष सुझावों और संस्तुतियों के लिए है, हम उस पर चर्चा करेंगे। एक संस्तुति जो कि बड़ी प्राथमिक और बड़ी प्रासंगिक मानी जाती है, जिसको आज भी शिक्षण योग्यता के रूप में अनिवार्य माना जाता है, विशेषकर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए यदि शिक्षकों का चयन किया जाए। कोठारी आयोग कहता है कि प्रशिक्षण संस्थानों के अध्यापकों के पास शिक्षा उपाधि के अतिरिक्त 2 स्नातकोत्तर उपाधियां भी होनी चाहिए, अर्थात शिक्षा सिद्धांत की एक उपाधि, उसके साथ साथ विद्यालय स्तर के किसी भी विषय में एक स्नातकोत्तर की उपाधि उसके लिए अनिवार्य हो। क्यों? क्योंकि जिस विद्यालय विषय में उसके पास स्नातकोत्तर की उपाधि होगी, उस विद्यालय विषय के जो शिक्षण कौशल हैं वो उसको अपने अभ्यर्थियों को सिखाने होंगे, और शिक्षा के सिद्धांत की उपाधि, चाहे वो एमए एजुकेशन हो या एमएड हो, ये दोनों कहीं ना कहीं शिक्षा शास्त्र के सिद्धांतों से उसे परिचित कराएंगी। जो दूसरी संस्तुति जो सुझाव वो देते हैं, वो ये कहते हैं कि प्रशिक्षण संस्थानों में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त शिक्षकों की संख्या उचित अनुपात में हो। उचित अनुपात से उनका मूल भाव ये है कि कोशिश ये की जाए कि जो शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़े हुए जो शिक्षक हैं वो डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जाता है जो शोध की प्रक्रिया है, जो शोध की श्रृंखला है, जो शोध की वृत्ति है, वो शिक्षण के प्रति अधिक समर्पण पैदा करती है। और जो व्यक्ति जिस विषय के शोध स्तर पे पहुंचा है, या मैं यूं कहूं कि मूल्यांकन स्तर पे उसने उस विषय का अध्ययन किया है, तो उसके द्वारा किया गया शिक्षण तुलनात्मक रूप से उस व्यक्ति से अधिक प्रासंगिक होगा, अधिक जिसे हम लोग कहें गोल ओरिएंटेड होगा, जिसको उस विषय का ज्ञान नहीं है। अतः शिक्षक की परिपक्वता को साबित करने के लिए, शिक्षण के प्रति उसकी रुचि और उसके समर्पण को साबित करने के लिए यह आवश्यक है, यदि उपलब्ध हो तो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में उन व्यक्तियों का चयन किया जाए जो कि शोध की प्रक्रिया से गुजरकर एक सोने से कुंदन बनकर शिक्षक की ओर बनने को उन्मुक्त हुए, शिक्षक बनने को तैयार हों। अगला उनका जो सुझाव है वो यह है कि प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थान से एक प्रयोगात्मक विद्यालय संलग्न हो। ये संशोधन, ये सुझाव सभी आयोगों ने दिए कि जो अभ्यर्थी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे होते हैं, तो टीचिंग स्किल या शिक्षण कौशल सीखने के लिए जो विद्यालय उनके साथ संलग्न है, जो संबद्ध है, वो उस स्तर का हो कि उसकी जो हम ये कहें कि उसकी जो प्रयोगशालाएं हैं, जो पुस्तकालय हैं, जो और आधारभूत सुविधाएं हैं, वो तो आदर्श हो ही, इसके साथ साथ वहाँ के शिक्षकों का शिक्षण के प्रति समर्पण, वहाँ के छात्रों का सीखने के प्रति समर्पण इतना सकारात्मक हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा माहौल नए शिक्षकों को बहुत कुछ नया सीखने के अवसर देगा। अगला सुझाव, अगला संशोधन जो वो शिक्षक शिक्षा के लिए प्रस्तावित करते हैं, वो ये कहते हैं कि प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षण शुल्क शून्य हो। ये वही सुझाव है जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी माना, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले प्रेषित किया सरकार के समक्ष, उसी को ये पुनः स्वीकार करते हैं। और साथ से साथ ये भी कहते हैं कि छात्राध्यापकों को ऋण और छात्रवृत्ति की छात्रवृत्ति, जिसको स्टाइपेंड हम लोग कहते हैं, उसकी सुविधा से भी लाभान्वित किया जा सके। ये शुरू से आज़ादी के उपरांत भारत की शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीरता का परिचायक है, और उस विरासत को प्रमाणित करता है जिसने शिक्षा को सदैव किसी भी समाज की प्राथमिकता के रूप में स्वीकार किया हो। अगला सुझाव जो वो देते हैं, वो कहते हैं कि प्रशिक्षण संस्थानों में पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं में शीघ्र सुधार की आवश्यकता है। ये बहुत नया और बहुत ही ज़्यादा सार्थक सुझाव था।
निसंदेह विज्ञान के शिक्षक बिना प्रयोगशालाओं के तैयार नहीं किए जा सकते। कला के शिक्षक भी जब तक उनके पास संदर्भ ग्रंथ ना हो, एक गरीब वर्ग का छात्र हर पुस्तक को खरीद नहीं सकता है, तो पुस्तकालय में उनके पास संदर्भ और वो संसाधन उपलब्ध हों, चाहे वो पुस्तकों के रूप में हो, चाहे वो प्रयोगशाला उपकरणों के रूप में हो। ये सुविधाएं यदि होंगी तो इन सुविधाओं को प्राप्त करके जो प्रशिक्षणार्थी शिक्षक बनेंगे वो निसंदेह उन कौशलों में निपुण होंगे और उन कौशलों में उनकी कुशलता तुलनात्मक रूप से उन व्यक्तियों से ज्यादा होगी जिनको अवसर प्राप्त नहीं होंगे। अगला सुझाव वो देते हैं कि अनट्रेन्ड जो टीचर्स हैं उनके लिए किसी भी केंद्रीय स्थान पर ग्रीष्मकालीन संस्थाओं की योजना आरंभ की जाए। समर इंस्टीट्यूट इन्होंने इसको नाम दिया साहब, कि मतलब कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां की सुविधाएं नहीं पहुंची हैं और वहां के छात्र यदि शिक्षक प्रशिक्षण करना चाहते हैं और वो भौगोलिक रूप से उन संसाधनों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कुछ प्रमुख स्थानों को चयनित किया जाए, वहां कुछ समर इंस्टीट्यूट खोले जाएं जहाँ की गर्मियों की छुट्टियों में विशेषकर कुछ छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाकर लोगों को शिक्षण के कौशलों से परिचित कराएं, उनको पारंगत उसमें कराएं। एक सुझाव उनका और है कि प्रशिक्षण संस्थानों के आकार में एक निश्चित योजना के अनुसार विस्तार किया जाना चाहिए। आज भी हम एनसीटी के जो नॉर्म्स मानते हैं कि बीएड के लिए वो कहते हैं 3500 स्क्वायर मीटर जगह होनी चाहिए और उस 3500 या 3000 स्क्वायर मीटर में 1500 स्क्वायर मीटर जो भवन है वो कंस्ट्रक्टेड भवन होना चाहिए। रीज़न यही मान के चलता है एनसीटी कि यदि एक कक्ष है, एक क्लासरूम है और उसमें 50 बच्चे बैठेंगे तो 50 बच्चों के लिए 500 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए, अर्थात एक बच्चे के लिए 10 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए, चाहे वो कक्ष में हो, चाहे वो पुस्तकालय में हो। अतः जब छात्रों की संख्या बढ़ती है, जैसे जैसे बढ़ती जाती है, तो हर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान इस बात का ध्यान रखें कि यदि वहाँ प्रशिक्षणार्थियों की संख्या बढ़ रही है तो वहाँ निश्चित रूप में उसके साथ साथ संस्था की सुविधाएं और उसका आकार भी बढ़ता रहना चाहिए। अगला संशोधन उनका है कि शिक्षण अभ्यास हेतु केवल मान्यता प्राप्त विद्यालयों का चयन किया जाए। ये संस्तुति माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी दी, ये संस्तुति विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने भी दी कि जो भी संस्थाएं हों वो प्रमाणिक संस्थाएं हों, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और अनुमोदित हों, ताकि ये विश्वसनीयता और वैधता बनी रहे कि शिक्षक जिन संस्थाओं से प्रशिक्षण प्राप्त करके आ रहे हैं वो संस्थाएं उन संस्थाओं से संलग्न थी जो सरकार के नियमानुसार कार्य कर रही थीं, उनकी सारी आधारभूत सुविधाएं या शिक्षण से संबंधित सुविधाएं आदर्श थीं। अगली सलाह वो देते हैं कि प्रत्येक राज्य में एक कॉम्प्रहेंसिव कॉलेज की स्थापना की जाए जहां शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा सके। एक नया विचार था, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी ये सलाह दी गई है कि किसी भी प्रत्येक राज्य में एक ऐसा सेंट्रलाइज, एक केंद्रीकृत स्थान चुन लिया जाए, वहाँ कॉम्प्रहेंसिव कॉलेज बनाया जाए जहाँ प्रत्येक स्तर के, प्राथमिक स्तर के भी और माध्यमिक स्तर के भी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा सके। और अगली सलाह इनकी है जो कि बिल्कुल नई थी उस वक्त, कि प्रत्येक राज्य में स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन की स्थापना हो और जिसकी ये जिम्मेदारी हो, जिसका ये दायित्व हो कि वो उस क्षेत्र और उस क्षेत्र में आ रहे सभी शिक्षण जो प्रशिक्षण संस्थान हैं उनकी जिम्मेदारी उठाए, उनका नियंत्रण करे, उनका निरीक्षण करे, उनको निर्देशन दे। तो ये वो सुझाव थे जो सुझाव कोठारी आयोग ने साझा किए भारत सरकार के साथ। तो अपने प्रथम भाग में और द्वितीय भाग में हमने उन सुझावों और उन संस्तुतियों को पढ़ा, उनका विमर्श किया और आशा करता हूं इस विमर्श के उपरांत आप जब अपना स्वतः मूल्यांकन करेंगे तो आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे कि प्रशिक्षण संस्थाओं में शुल्क के संदर्भ में कोठारी आयोग ने क्या सुझाव दिए थे, और दूसरा आत्मविश्लेषण करने के लिए, मंथन करने के लिए प्रश्न आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है कि कोठारी आयोग द्वारा प्रशिक्षण संस्थाओं से मान्यता प्राप्त प्रयोगात्मक विद्यालय संलग्न हो, ये सुझाव किस उद्देश्य से दिया गया था। और संदर्भों के कि यदि मैं यहाँ संदर्भों का संदर्भ आपके साथ साझा करूं तो डॉक्टर पी.डी. पाठक और डॉक्टर जी.डी. त्यागी की पुस्तक है, जिससे आप इस संदर्भ में अन्य विचारों को और संकलित कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने इस छोटे से व्याख्यान को यहीं विराम देता हूं। ठीक इसके कुछ समय बाद पुनः अपनी व्याख्यान की नई श्रृंखला लेके आप सभी के मध्य उपलब्ध होऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।